हेलो, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड विद एक्सीलेंस। आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का। और आज हम क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 100 से 150 के बीच में। ठीक है, बीच के जो 50 हैं वो थर्ड पार्ट में डालूंगा। पहले ये 50 जो है कवर करा देता हूँ। और एक चीज़ ये समझ लो, देखो जो क्वेश्चन होता ना टोटल 150 होता है। ठीक है, 150 में अगर 50-50 का सेगमेंट देखोगे ना, तो अगर एक सेगमेंट टफ है तो एक सेगमेंट आसान है, एक सेगमेंट टफ है तो एक आसान है। तो कभी भी ना पैनिक नहीं करना है कि पहले 50 मान लो गड़बड़ हो गए तो अगले 50 जो इजी थे उनको भी हड़बड़ी में गलत कर दिया। और दूसरे मान लो पहले 100 जो है टफ आ गए, बट हो सकता है अगले 50 जो है तीसरे वाले 50 ईजी हूँ। तो पैनिक नहीं करना, जिस भी सीक्वेंस में अगर गलत हो रहे हैं क्वेश्चन ना, तो पैनिक नहीं करना, आगे बढ़ना है। क्वेश्चन मिलेंगे, करने भर के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का। कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजन। पहला असर्शन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज द गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट्स एट अ सेम टाइम। भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो अथवा दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता। दूसरा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। देखो एक चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ, लॉजिक समझ लो। जब भी वो ना बोले ना कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन, ठीक, या बोले कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन, तो वो 100% स्टेटमेंट ना गलत होता है। ये बात याद रखना, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना क्लियरली एक्सप्रेस कर देगा तो जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जुडिशरी है, उसका स्कोप ही ख़त्म हो जाएगा। कल को मान लो संविधान के अनुसार कोई भी रूल आया, नियम आया, तो उस पर जुडिशरी क्या करेगा? इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएगा। वो बोलेगा कॉन्स्टिट्यूशन तो क्लियरली इस बात को मेंशन कर रहा है। तो हमेशा जब भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ जाए, ठीक, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम गलत होता है वो स्टेटमेंट। या आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन, ठीक, कुछ भी ऐसा करे ना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली उस चीज़ की व्याख्या कर रहा है, अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट है तो वो गलत होता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो असर्शन क्या है इसका? गलत है। सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज द गवर्नर, जबकि ऐसा है। ठीक है, एक ही व्यक्ति दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल पद पर कार्य कर सकता है। ठीक, और दूसरी चीज़ इसमें क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक बहुत क्लियरली अगर डिफाइन कर देगा ना तो गलत ही होगा। हालांकि जैसे कह रहा है दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता है। अगर ये तुमने गवर्नर का पॉइंट पढ़ा है तब भी तुम गलत कर दोगे। लेकिन मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये लॉजिक बता रहा हूँ कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन ऐसे कीवर्ड आ जाए ना, तो वो स्टेटमेंट आंख बंद करके काट देना है। ठीक, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अगर क्लियरली एक्सप्लेन ही कर देगा तो सुप्रीम कोर्ट का काम ही खत्म हो जाएगा, है ना। जो जुडिशरी है उसका काम खत्म हो जाएगा। इंटरप्रिटेशन कैसे करेगा वो? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब डिफाइन ही कर दिया तो उस पर कोई जजमेंट का स्कोप ही नहीं बचता है। अब देखो कह रहा है नॉट करेक्टली मैच, जोड़े का मिलान सही नहीं है। कह रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक, सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, ये दोनों को मिली हुई। अगर एक विदेशी आया है यहाँ पे, उसके साथ भी किसी तरह का भेदभाव हो रहा है तो उसको भी इक्वलिटी मिलेगी। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट गारंटीड ओनली टू इंडियन सिटीजन, ठीक, ये भी सही है। सिर्फ इंडियन सिटीजन को, आर्टिकल 16 अगर पढ़ा है तो आर्टिकल 16 में ये बात की गई है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को है। फिर कह रहा है क्रिएटिंग न्यू स्टेट्स। क्रिएटिंग न्यू स्टेट्स क्या है? पावर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, क्रिएटिंग न्यू स्टेट्स क्या है? पावर ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 2 में इसकी बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 2 में क्या है? जब भी कोई नया स्टेट बनाना होता है तो आर्टिकल 2 का यूज़ किया जाता है। अब देखो फिर कह रहा है अल्टरिंग द नेम ऑफ स्टेट, पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। किसी स्टेट का नाम बदलना है अगर, ठीक है, तो वो आर्टिकल 3 में आता है। ठीक, और वो पावर भी पार्लियामेंट के पास ही होती है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास होती है। तो इनकरेक्ट पूछा था, ये गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक, फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280।
फाइनेंस कमीशन कहाँ है, बी का 3, और बी का 3 जैसे ही मिलेगा हमें आंसर मिल जाएगा सी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्विसाइज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है। पहला है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। देखो जो ये अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है ना, अनटचेबिलिटी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है ना कि एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक, तो अनटचेबिलिटी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है ना कि एक्सप्लॉयटेशन है। तो पहला तो गलत हो जाएगा, तो पहला गलत हुआ तो सी उड़ गया, डी उड़ गया। अब कह रहा प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। अब ये फोर्स्ड लेबर क्या है, एक्सप्लॉयटेशन है, मतलब किसी की विल, किसी की इच्छा के अगेंस्ट जाके उससे जब काम करवाओगे तो उसका एक्सप्लॉयटेशन ही तो बोला जाएगा, तो दूसरा सही हो जाएगा। मानवदेह व्यापार और बलात् श्रम, मतलब फोर्सफुली तुम किसी से काम करा रहे हो तो उसका शोषण ही तो कर रहे हो, तो दूसरा सही हो जाएगा। फिर कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। ये भी क्या है, शोषण है। बच्चे का काम क्या है, पढ़ाई लिखाई करना, ना कि फैक्ट्री और माइंस में जाके वो हजार्डस काम करेगा। ठीक, तो तीसरा भी जो है हो जाएगा एक्सप्लॉयटेशन की कैटेगरी में। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये क्या है, इसमें क्या है, प्रोटेक्शन बोल रहा है। तो अब प्रोटेक्शन अगर तुम करोगे तो एक्सप्लॉयटेशन वाली बात कहाँ आ गई इसमें, प्रोटेक्शन है तो मतलब क्या, हम किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो एक्सप्लॉयटेशन कीवर्ड नहीं आएगा वहाँ पे, मैच नहीं करेगा, तो 4 भी गलत हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, 2 और 3। मैं ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ना अगर बेसिक अच्छे से कर रखे हो, यकीन मानो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स बहुत आसानी से निकल जाएगा बिना कोई दिक्कत के। बस ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब क्वेश्चन पे जो बेसिक क्वेश्चन है ना वो गलत मत करो एग्जाम हॉल में, वो गलत कर दोगे फिर गेम खराब हो जाता है, फिर आप रेस से बाहर हो जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब ये कितना आसान क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब जो सिर्फ इनपुट का काम करती है। अब देखो माउस करता है, कीबोर्ड करता है, बट प्रिंटर हमें क्या करता है, आउटपुट देता है। कोई चीज़ हम प्रिंट करते हैं तो बाहर निकलती है। फिर माउस, कीबोर्ड, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर में क्या है, आउटपुट होता है ना, स्क्रीन चलती है, उस पर कुछ विजुअल्स देखते हो तो क्या है, आउटपुट हो गया, तो इनपुट तो नहीं होगा ये। फिर माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, मॉनिटर भी हमें आउटपुट देता है। बचा क्या, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। ठीक, तो ये क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। ठीक, स्कैन करते हो तो क्या करते हो, इनपुट ही तो देते हो, उसके ऊपर पेपर रखते हो, फिर वो स्कैन करता है तो उसको इनपुट दे रहे हो, तो डी हो जाएगा। फिर कह रहा है कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है, तो इसको बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक, और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जैसे 106 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन अगर ये इक्वेशन पढ़ रखी तो सही हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन जब मैंने किया था ना, तो मैंने वहाँ पे ब्लाइंड गेस कर दिया था इस क्वेश्चन को। ठीक, तो ये सही तो हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से भी रहा हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि शायद ये हो सकता है, तो मैं इस पर एक कर दिया कि हाँ हो सकता है सही हो जाए। तो ये आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो गलत हो जाएगा, इसमें इतनी दिक्कत की बात नहीं। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू कह रहा है क्रोमोजोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, एकदम सही। ठीक, क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, 24 होते हैं पेयर, टोटल कितने, 46 होते हैं। ठीक, तो डीएनए का ही तो कंपोजिशन होते हैं वो, और प्रोटीन का होते हैं, तो पहला सही है। सी पे आ जाओ, क्रोमोजोम्स कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस, एकदम सही बात है। क्रोमोजोम में ही तो इनहेरिटेंस की जो है इन्फॉर्मेशन होती है, वंशावली जो हम निकालते हैं क्रोमोजोम के थ्रू ही तो निकालते हैं। फिर कह रहा है फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। ठीक, जीन मतलब जो है जो वर्किंग पार्ट है। ठीक, वर्किंग पार्ट, कार्यात्मक इकाई जो होती है डीएनए की, उसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। फिर कह रहे हैं न्यूक्लियस ऑफ अ सेल डज नॉट प्ले अ रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, जबकि जो न्यूक्लियस होता है ना, सेलुलर रिप्रोडक्शन वहीं पे होता है। ठीक, तो वो क्या है, रोल प्ले करता है, ना कि डज नॉट प्ले, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है CO2, SO2, NO2 gases get dissolved in rain water and produced acid rain। CO2, SO2, NO2 गैसों में वर्षा जल में घुलकर जाती हैं और अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती हैं। ठीक, अब अगर जरा सा भी बेसिक भी एसिड रेन के बारे में पढ़ा है तो सॉक्स
और नॉक्स, ऐसे करके टर्म्स सुने होंगे, ठीक। तो और ये क्या करते हैं, ये रेन वाटर में मिक्स करके एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं। तो एजर्सन तो सही है। अब रीजन पे आते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर इज पोल्यूटेड ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब ये बताइए कितना जेनरिक स्टेटमेंट है। पहले वाले में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन, ये जब हवा में घुल जाते हैं बारिश वाले पानी में तो अम्लीय वर्षा करते हैं। अब हवा में घुल जाने का मतलब क्या है कि इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती होगी एटमॉस्फेयर में, ठीक, तभी तो ये एसिड रेन होती है। तो दूसरा भी सही है। एटमॉस्फेरिक एयर इज पोल्यूटेड, हवा जो है एटमॉस्फेरिक एयर है वो पोल्यूटेड किस वजह से है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं ये क्या करते हैं, कंसंट्रेशन इनका जब बढ़ जाता है हवा में तो अपने आप क्या करते हैं, पोल्यूशन बढ़ा देते हैं, और वही बाद में क्या एसिड रेन का रीजन बनते हैं। तो दोनों आपस में सिंक भी कर रहे हैं और व्याख्या भी करते हैं, ठीक, तो सही हो जाएगा ये। कह रहा विद रेफरेंस टू द 7th इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इन दिस मीटिंग इंडोनेशिया एग्रीड टू इनहेंस कोलैबोरेशन इन द एरियाज ऑफ डिफेंस, इंडस्ट्री, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। दिस मीटिंग वॉज हेल्ड एट जकार्ता ऑन 5 मई 2024। अब ये गलत है, ये सही है। ये अगर करंट अफेयर्स कर रखी है, ठीक है, तो वहीं से सही होगा ये, क्योंकि जब डेट आ जाती है ना तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि सही है कि गलत है। फिर कह रहा है विद रेफरेंस टू FWD 200B विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस बॉम्बर अनमैन्ड एरियल व्हीकल एयरक्राफ्ट, ठीक, UAV मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इट्स पेलोड कैपेसिटी 100 kg। ये भी साइंस का सेगमेंट वाला पार्ट है, जब तुम टेक्नोलॉजी वाला सेगमेंट करोगे करंट में ये भी था। जहाँ जहाँ लॉजिक है वहीं वहीं मैं बताऊंगा, जो फैक्ट वाली चीज़ है ना वो रटनी ही पड़ती हैं, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। कह रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। कह रहा है यह FTA के लिए अपनी तरह की पहली पहल है। दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव ऑफ FTA। करंट अफेयर्स में था, ये न्यूज़ में था, बहुत न्यूज़ में था। द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय द कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया श्री सुनील बर्थवाल। अगर न्यूज़ में पढ़ते हो ना, पेपर रीडिंग करते हो तो इससे आइडिया लग जाएगा कि कौन थे वहाँ पे। देखो अब ये जो स्टेटमेंट था ना श्री सुनील बर्थवाल, ये आप न्यूज़ में मान लो जैसे पेपर में आया भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, 99% चांसेस हैं कि आप क्या करेंगे, नाम एक बार पढ़ेंगे उसके बाद इस नाम को भूल जाएंगे। यही से क्वेश्चन जब आएगा तो हो सकता है नाम पे आप जाके रुक जाएं। तो ऐसे केस में क्या करना होता है कि दोनों ऑप्शन मार देने होते हैं, ठीक है, ओनली 1 या ओनली 2 पे नहीं जाना होता है, दोनों मार दे, मतलब मैं ऐसा करता हूँ, दोनों मार देता हूँ। अगर मुझे लगा कि कोई पॉजिटिव रिस्पांस का क्वेश्चन है, कोई ट्रेड हुआ, एग्रीमेंट हुआ, कोई अच्छी चीज़ हुई, ठीक, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि नाम में जो है वो गलत नहीं करेगा, नाम सही देगा, क्योंकि 2 कंट्री के बीच की बात हो रही है और एक अच्छी चीज़ हो रही है, एक अच्छा इनिशिएटिव हो रहा है, तो शायद नाम में भी गलती ना करे, तो मैं दोनों स्टेटमेंट सही कर देता हूँ, ठीक। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आता है तो करना, वरना इसको मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ छोड़ देना, क्योंकि ना ये देख रहे हो ये, अब ये कोई बहुत बड़ा भाई रट्टू तोता होगा तो उसको याद रह जाए तो रह जाए, मैं तो गलत ही कर दूंगा इसको, इसलिए मैं छोड़ दूंगा ऐसे क्वेश्चन भाई एग्ज़ाम हॉल में। अब देखो विद रेफरेंस टू शासगाम वैली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। शासगाम घाटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कह रहा दिस वैली इज स्ट्रेटजिक की रीजन दैट इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक, एकदम सही बात है ये। फिर कह रहा है इंडिया हैज़ लॉन्च्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बीइंग कैरिड आउट बाय चाइना इन दिस वैली। देखो POK वाला रीजन है, अब हमें पता है POK रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस तो आएगा ही, क्योंकि पाकिस्तान क्या है, उसके कर्जे का गुलाम है, ठीक। तो जब यहाँ पे चाइना कोई किसी भी तरह का डेवलपमेंट काम करेगा तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होगी, इंडिया को ही तो होगी, ठीक। तो दूसरा भी सही है और पहला भी सही है। अरेंज द फॉलोइंग स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अब ये देखो, ये सीक्वेंस में है, ये बहुत बेसिक स्कीम है। इसमें इस क्वेश्चन को, जैसे ये स्कीम वाला क्वेश्चन है, इसमें ना इसको गलत नहीं कर सकते हो, ये हर जगह स्कीम, मेंस का आंसर करोगे वहाँ भी कोट करते हो, ठीक। प्री में कितनी बार ये स्कीम आती है, बार बार, क्योंकि ना ये कंटिन्यूअस चलने वाली स्कीम है, जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना, IRDP, ठीक। तो ये इस सीक्वेंस में ही लिखा है, ठीक, पहले ये आई थी, फिर ये आई थी, फिर ये, फिर ये। तो ये जो बहुत फेमस स्कीम्स है ना, इनके बारे में आपको
जो है आइडिया होना चाहिए, याद होनी चाहिए इसकी। फिर कह रहा है इंडियन इकोनॉमी इज़ अ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, एकदम सही बात है। इंडियन इकोनॉमी इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ये भी बात सही है। जेम कीन्स इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जेम कीन्स अर्थशास्त्र के जनक हैं, नहीं, कौन है? एडम स्मिथ है, ठीक है। एडम स्मिथ इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो 1 और 2 सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखो ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है इकोनॉमी का, समझते हैं इस क्वेश्चन को। द वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं। अब देखो ये कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ा ना, मार्केट में रोज़ सुनते हो कि $1, ठीक, ₹1 84 हो गया, कभी 83 हो गया, कभी 86 हो गया, ये सुनते हो कि नहीं सुनते हो? तो ये क्या है? ये एक्सचेंज रेट ही तो है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। किसी भी नेशनल करेंसी की वैल्यू किससे डिसाइड होगी? कोई फॉरेन करेंसी के फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से। वरना हमें ज़रूरत क्या है $1 को रुपए से कंपेयर करने की, क्योंकि क्या है, वही तो एक्सचेंज रेट है। अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड किस में करते हैं? डॉलर में करते हैं। तो हम अपनी करेंसी की जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो किससे मेजर करेंगे? डॉलर से ही तो करेंगे। और फ्लेक्सिबल मतलब क्या कि कभी 84 है, कभी 83 है, कभी 86 है। तो वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी किससे डिसाइड होगी? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से। और कहाँ की? फॉरेन करेंसी से। फॉरेन करेंसी का मतलब यहाँ पे डॉलर से है, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेड हमारा अभी भी किससे पे हो रहा है? डॉलर में ही हो रहा है। हालांकि डी डॉलराइजेशन की बात चल रही है, जो छोटी मोटी कंट्रीज़ हैं, बीच बीच की कंट्री, ये सब कह रहे हैं कि हम लोग अपनी करेंसी में ही क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, ठीक। अब दूसरा क्या कह रहा है? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसीज बीइंग डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक, ये गलत है। विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित नहीं होती, जबकि ये इंटरनेशनल मार्केट से डिसाइड होती है, ठीक। मनी बास्केट से डिसाइड होती है कि परचेजिंग पावर कितनी बढ़ रही है और कितनी घट रही है। ये बैंक, एक बैंक, सेंट्रल बैंक नहीं डिसाइड करेगा, ठीक है। ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज स्टेप्स टेकन टू अचीव फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, ठीक। भारत में वित्तीय समावेशन। अब पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन समझ लो क्या होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि सिटीजन को बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं, ठीक, चाहे वो लोन हो, ठीक, सेविंग्स हो, जितना भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है काम, उसकी क्या हो? सिटीजन को एक्सेसिबिलिटी हो, ठीक, एक्सेसिबिलिटी हो, हाई एक्सेसिबिलिटी। मतलब अगर एक रूरल एरिया का, गांव का एक बंदा भी अगर बैंकिंग फैसिलिटी लेना चाहता है तो उसको ईजिली एक्सेसिबल हो जाए वो चीज़, ठीक, वो सर्विसेज सारी एक्सेसिबल हो जाए, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। इससे क्या फ़ायदा होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन से? कि जब बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक जाएगा ना फाइनेंशियल इंक्लूजन, ग्राउंड लेवल तक एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, तो पार्टिसिपेशन रेट जो है ना इकोनॉमी में, वो सिटीजन का अपने आप क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो है कौन कौन से इवेंट थे जो हेल्पफुल थे। तो पहला है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, एकदम सही बात है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया इसीलिए गया था कि बिल्कुल एकदम रूट लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक सर्विसेज पहुँचे। फॉर्मेशन ऑफ आरआरबी, ये भी एकदम बात सही है। एडॉप्शन ऑफ विलेजेस बाय बैंक ब्रांचेस, ठीक, बैंक जो गांव को गोद लेने वाला काम है, ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? ये तीनों से ही हो जाएगा। ये ना लॉजिक से क्वेश्चन ऑन द स्पॉट, थोड़ा दिमाग खुला है, बेसिक्स अगर करके गए हो तो क्वेश्चन ये सब सही हो जाएंगे। अब इसमें बताओ कौन सा रॉकेट साइंस था इन सब क्वेश्चंस में? हाँ, फैक्ट वाले क्वेश्चन में एक बार हो सकता है कि भाई गलती हो जाए, ठीक। जैसे 2024 के पेपर में मैंने एक चीज़ ये देखी है, जहाँ पे बहुत स्पेसिफिक डेट उसने लिखी है ना, जब एकदम उसने स्पेसिफिक डेट कर दी है, तो वो मैक्सिमम स्टेटमेंट गलत ही रहे हैं। हालांकि अब ये ट्रेंड अगर बनाएगा वो आयोग, तो आगे पता चल जाएगा कि ये स्पेसिफिक डेट्स गलत कर रहा है, ठीक। पहले सही करता था, बट इस बार मैंने देखा है गलत किया। आर में भी उसने यही किया था। चलो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम कौन सा सही है? कह रहा है इट विल कवर अप 75% रूरल एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन, एकदम सही। अब चल एक बात बताओ, अगर ये कह देता कि 50% रूरल और 75% अर्बन कवर करेगा, तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि सबको पता है जो शहरी जनसंख्या है वो काम भी करती है, उसके पास इनकम का सोर्स है।
बट जो ग्रामीण जनसंख्या है वो क्या है, वो सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ठीक, तो हमेशा क्या होगा, रेशियो ग्रामीण का ज़्यादा होगा। तो इस लॉजिक से भी इसको सही कर सकते हो। फिर कह रहा है इट हैज़ स्पेशल फोकस ऑन न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू वुमेन एंड चिल्ड्रेन, एकदम सही बात है। फिर कह रहा है इट वॉज इन्फोर्स्ड ऑन 5 जुलाई 2010, अब ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे डेट स्पेसिफिक किया इसने, तो इस स्टेटमेंट को गलत कर दिया इसने, तो डी सही हो जाएगा इसका। तो ये है, मैं और भी क्वेश्चन में एनालाइज करूँगा, अगर देखूँगा कि स्पेसिफिक डेट्स को गलत कर रहा है तो फिर वो काट दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर कह रहा है देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रैंकिंग ऑफ इंडियन स्टेट्स। मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों में वरीयता के सकारात्मक संबंध है। देखो इस स्टेटमेंट का पहले मतलब समझो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और एसडीजी, ये दोनों चीज़ें ना आपस में एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सिंक करती हैं। ह्यूमन का डेवलपमेंट तभी होगा जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल किया जाएगा। जैसे मान लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में है कि ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराना, ठीक, तो किसको करा रहे हो, ह्यूमन को ही तो करा रहे हो। तो अगर ड्रिंकिंग वाटर ह्यूमन को कराओगे तुम प्रोवाइड, तो किसका डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट ही तो होगा। ठीक, इन्वायरमेंट को अगर तुम सुरक्षित कर रहे हो तो इससे किसके फ़र्क पड़ेगा, लाइफ पे, ह्यूमन पे पड़ेगा। तो एसडीजी और एचडीआई ये आपस में क्या है, एक दूसरे में पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, द अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ एसडीजी टारगेट्स क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन हेल्थ एस्पेक्ट्स। सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य में घनिष्ठता से संबंध है। ये बात तो एकदम ही जेनरिक है, इसको सिर्फ पढ़ के सही कर दोगे, एक्सप्लेन भी करता है। कुछ चीज़ें ना उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पढ़ के समझ में आ जाती है कि हाँ ये सही है। अब ये देखो, कह रहा है सूची 1 में देशों के नाम, जबकि सूची 2 में 2022 में प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि के क्रम के रैंक को दर्शाया गया है। ठीक, हमेशा याद रखो जो रेमिटेंस है ना, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडियंस भेजते हैं अपनी कंट्री को। ठीक है, और रेमिटेंस क्या होता है कि विदेशों में जो वो कमा रहे हैं पैसा, उसका जो हिस्सा भारत सरकार को आता है। ठीक, वो जो इनकम भेजते हैं वहाँ से, उस पर जो टैक्स वगैरह लगता है, कमाई एक तरीके से कह सकते हो। तो सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में किसकी है, इंडिया की है। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, फर्स्ट, और सी पे ही 1 है, तो आंसर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य दिया हुआ है और 1923 के दौरान आधारभूत संरचनाओं पर किए गए खर्च के अनुसार श्रेष्ठता क्रम, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चे की बात हो रही है। ठीक, अब देखो महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, तमिलनाडु थर्ड नंबर पे और कर्नाटका 4th नंबर पे। ठीक, ये क्या है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ऑन द स्पॉट पता है तो ठीक है, नहीं पता तो गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखो आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिक्लेरेशन ऑफ एन इमरजेंसी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। ठीक है, ये भी सही है। अब ये बेसिक पॉलिटी क्वेश्चन है, आपने अगर लक्ष्मीकांत अच्छे से करी है ना, तो ये क्वेश्चन आप एजर्सन गलत नहीं करेंगे, आपको पता है। फिर कह रहा है एन इमरजेंसी में टेक प्लेस एट एनी टाइम, बिल्कुल ये भी बात सही है। तो सही तो दोनों हैं, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी की बात की गई है आर्टिकल में, और टेक प्लेस ये आपस में सिंक नहीं कर रहे हैं। इमरजेंसी टेक प्लेस बिल्कुल ली जा सकती है, लेकिन किसी भी टाइम हो सकती है, बट ये स्टेटमेंट आपस में सिंकिंग नहीं है। अब देखो कैसे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है, क्योंकि आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। ये मतलब अगर आप बीच में मान लो यहाँ क्योंकि लगा दिया हमने, तो क्या स्टेटमेंट आपस में एक सेंसिबल सेंटेंस बना रहा है, नहीं बना रहा। सही दोनों है, बट इंडिपेंडेंट सही है, एक्सप्लेन नहीं करता है वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखो, ये तुम्हें नहीं पता है ना, तो भी क्वेश्चन सही करोगे। आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ई गवर्नेंस रिड्यूसेस द ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नमेंट। एक बात बताओ, ई गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी सर्विस होगी सरकार की जो क्या कर रही, अच्छी होगी, कैटेगरी में अच्छी होगी, तभी तो इतना पॉपुलर है ई गवर्नेंस। तो सरकार की पारदर्शिता को कम करेगी या बढ़ाएगी। ठीक, हर चीज़ अगर इंटरनेट पे अवेलेबल है, सरकारी रिकॉर्ड, सरकारी डेटा, तो ट्रांसपेरेंसी कम होगी इससे। तो पहला तो गलत हो जाएगा, कम नहीं होगी बल्कि ई गवर्नेंस से बढ़ेगी। तो पहला गलत, तो सी काट दिया हमने।
फिर ई गवर्नेंस क्या करता है, रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये एकदम सही बात है। ई गवर्नेंस क्या, जैसे मान लो कोई रिपोर्ट निकालनी है, सीधे क्या किया है, इंटरनेट पे डाल दिया, इंटरनेट पे जैसे डाला तो क्या हुआ, सारे लोग उसको देख सकते हैं, ईजिली देख लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट क्या होगी, घट जाएगी। फिर ई गवर्नेंस इंक्रीजेस सिटीजन्स इनपुट इनटू गवर्नमेंट, ये भी बात सही, क्योंकि जब ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी तो सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, कि हर चीज़ तुम ऑनलाइन जो है एक्सेसिबल है तुम्हारे पास। जब ऑनलाइन एक्सेसिबल है तो तुम सरकार के कामकाज को कहीं से भी बैठ के जो है देख सकते हो, तुम्हें जा के ना पेपर फिर ये सब नहीं देखना पड़ेगा। फिर कह रहा है ई गवर्नेंस इंक्रीज ब्यूरोक्रेटिक रेड टैपिज्म, ये गलत बात है। ई गवर्नेंस नौकरशाही की लाल फीताशाही को नहीं बढ़ाता, ई गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है। जैसे मान लो तुम्हारे सिटी में कोई आईएएस है, ठीक, अगर ई गवर्नेंस अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो रखा है, हर चीज़ नेट पे पड़ी है, तो वो आईएएस ना तुम्हारे साथ किसी भी तरह की इनजस्टिस नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास रिकॉर्ड है किस पे, पोर्टल पे, सीधे जाकर उसको दिखा दोगे कि सर आप ऐसा बता रहे हैं, यहाँ पे देखो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक, तो गलत हो जाएगा ये। अब ये क्वेश्चन के लिए ना तुम स्टेटमेंट को पढ़ना, जज करना ये सीख लोगे तो वहीं पर सही हो जाएगा, नहीं पढ़ा है ई गवर्नेंस तो भी सही कर दोगे। फिर कह रहे हैं यूपीएससी ड्राइव्स इट्स फंक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, कॉन्स्टिट्यूशन से भी करता है, पार्लियामेंट्री लॉज भी उसके ऊपर एप्लीकेबल हैं, एग्जीक्यूटिव रूल हैं, कन्वेंशन है, सारे ही सही हैं इसमें, ठीक है। अब ये देखो कह रहा है कि कौन सा सही है, इलेक्शन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, फाइनेंस कमीशन, अभी ऊपर ही क्वेश्चन करके आए थे, 280 सही किया था, तो सी भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, सिर्फ एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास आर्टिकल 340 में है, ठीक। ये निर्वाचन इलेक्शन कमीशन जो है ये 165 में स्टेट्स के आर्टिकल होते हैं। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम पहचान कीजिए। सबसे पहले शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती। गोलकनाथ में क्या हुआ था, 24 अमेंडमेंट को जो है, गोलकनाथ का जब जजमेंट आया था तो इसके बाद पार्लियामेंट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई थी। और केशवानंद भारती में क्या हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर की पहली बार बात हुई थी, ठीक। जब बार बार फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट स्नैच कर ले रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बिल्कुल अमेंड कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट बेसिक स्ट्रक्चर हर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, विद द टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है केस टू केस। ये आते हैं 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था, 76 में हुआ था। 56 कब हुआ था, 85 में। 86 कब हुआ था, 2002 में। 96 76 में हुआ था, ओह सॉरी 96 हुआ था 2011 में, ठीक। तो मैंने जब अपना एक वीडियो बनाया था मेजर स्ट्रेटजी का यूपीएससी के यूपीपीसीएस के लिए, तो उसमें मैंने बताया था कि मेजर अमेंडमेंट ज़रूर करने हैं। एक आर का भी वीडियो डाला है, तो उसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं ना, उसमें भी है कि मेजर अमेंडमेंट ज़रूर तैयार रखो, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। लक्ष्मीकांत के स्टार्टिंग के पेज, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ोगे वहीं से हो जाएगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने बोला था, ग्रेनवेल ऑस्टिन ने बोला था। बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने बोला था, मॉरिस जोन्स ने बोला था। क्वाजी फेडरलिज्म किसने बोला था, केसी वियरे ने बोला था। फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी किसने बोला था, आइवर जेनिंग्स ने बोला था। ये लक्ष्मीकांत में है, साफ साफ सामने ही लिखा है, पर सही से पढ़ोगे दिख जाएगा। फिर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल इन द 3 टियर पंचायती राज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी। देखो बलवंत राय ने ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, न्याय पंचायत की बात नहीं करी थी बलवंत राय ने, ठीक। लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन है। अब देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश प्राप्त करने के बाद की जाएंगी, ठीक। लोकायुक्त या लोकपाल को अगर तुम नियुक्त कर रहे हो तो would be appointed by the president after obtaining the recommendation of the selection committee, ठीक, with the prime minister as chairperson and consisting among others। उस कमेटी में कौन कौन से लोग होंगे, ठीक। तो पहला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इसको काट दो ये नहीं होगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा ये भी रहता है, एलओपी भी रहता है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहता है, ठीक। अब इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं होती है, इन क्वेश्चन को ना, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, इनको अच्छे से ना, अब ये बेसिक है पॉलिटी का, ये पॉलिटी तुम्हारा सबसे बेसिक सब्जेक्ट है और आसान भी रहता है, तो इसको करना ही करना है और अच्छे से करना है, कोशिश करो इसके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। फिर 131 पे आते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फाउंड इन जनवरी 1934, गलत है, ठीक। जवाहरलाल नेहरू, देखो स्पेसिफिक दिया इसने ना, तो गलत है।
ये चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि स्पेसिफिक आ रहा है ना तो गलत हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू फॉर्मली ज्वाइन दिस पार्टी ड्यू टू द सिंपैथी फॉर सोशलिज्म, ये भी गलत है। कीवर्ड क्या है? सहानुभूति। कोई भी नेता ना किसी पार्टी से सहानुभूति के चक्कर में नहीं ज्वाइन करता है, ठीक। कुछ आइडियोलॉजी होती है, उसको पसंद आती तब वो ज्वाइन करता है, तो नाइदर वन नॉर टू, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है भाई, ये मुझसे तो गलत हो जाएगा और मैं मान के चल रहा हूँ बहुत लोगों से गलत हो जाएगा। जिसने बहुत अच्छे से रट के रख रखा है भाई उसका सही हो जाए तो हो जाए, बट मैं अगर हूँ तो मैं इसको लीव कर दूँगा। और मैंने इसमें लीव भी किया था जब मैंने ये अभी जो निकाला है पेपर। अब देखो स्पेक्ट्रम अगर कर रखी ना अच्छे से, ये क्वेश्चन आपके हाथ में सीधे 1.33 नंबर आपके हैं, 4 3 1 2 इसका आंसर है। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। स्पेक्ट्रम पढ़ो, जो मैं रिसोर्स बताए हैं मैंने प्रीलिम्स की बुक लिस्ट में, वो वीडियो जाके फिर से देखो, उसमें सारे रिसोर्स अच्छे से बता रखे हैं। यकीन मानो उन्हीं से पेपर हो जाएगा, प्रीलिम्स की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ये देखो बुक है और इधर राइटर है, हिंदू पॉलिटी, वंडर दैट वाज इंडिया, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब इस क्वेश्चन का जैसे मान लो लॉजिक पूछोगे मुझसे, ठीक, तो इस क्वेश्चन में अगर तुम लॉजिक भी लगाने जाओगे तो भी तुम ना सही आंसर तक पहुंचने में बहुत दिक्कत होगी, दिक्कत है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को भी छोड़ सकते हो। अगर पता है 1 2 भिड़ा ले गए मान लो तो कर जाओ, नहीं पता है तो छोड़ दो। अगर गलत ही करना है तो कम से कम इतना करो कि क्लोज पहुंच जाओ उसके, कि चांस रहे कि सही होने के। एकदम ब्लाइंड गेस मत मारो कि एकदम बिल्कुल अंधी ही मार दे। अब वो अंधी मार दे तो भाई किस्मत अच्छी होगी तो सही हो जाएगा। अगर गेस भी करना है ना तो कंस्ट्रक्टिव गेस करना है कि वो कुछ तुम्हें पता हो उसके आसपास का, ऐसे नहीं हवाबाजी में। चलो नीचे दिए गए कथन हैं, इसमें से एक अभिकथन है, दूसरे को कारण है। अभिकथन पढ़ो। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देने लगता था जिसका उद्देश्य आधुनिकरण लाना था। मोस्ट ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट कंसीडर्ड ब्रिटिश रूल एज एन एक्ट ऑफ प्रोविडेंस डिस्टाइंड टू ब्रिंग मॉडर्नाइजेशन। एकदम सही बात है। जब नए नए ब्रिटिशर्स आए थे तो उनका क्या है, वहाँ पर तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी यूरोप में, तो वो यहाँ पर भी वो सब नई नई चीज़ें लेके आए। तो इन लोगों को लगता था कि क्या ये लोग मॉडर्नाइजेशन लेके आए, आधुनिकरण करेंगे, हमारा डेवलप करेंगे हमें, तो पहला सही है। दे कंप्लेंड ओनली अगेंस्ट अन ब्रिटिश रूल। अब एक बात बताओ, अगर ब्रिटिशर्स जो अर्ली नेशनलिस्ट है अगर वो ब्रिटिश की तारीफ़ कर रहे थे, जो अन ब्रिटिश रूल था इंडिया में उसको क्या करेंगे, उसके खिलाफ तो कंप्लेन ही करेंगे ना। तो क्या है, ए भी सही है और रीजन भी सही है, एक्सप्लेन भी करता है। अब ये देखो नॉट करेक्ट। ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज डक्का, ठीक, सही है ये ना जो विलियम एजे आर्कबॉल्ड थे, ये जो है अलीगढ़ मूवमेंट का पार्ट थे, अलीगढ़ मूवमेंट से जो है ताल्लुक़ रखते थे। ये प्रिंसिपल थे MAO कॉलेज के, लाहौर कॉलेज के नहीं थे, तो बी गलत है। और ये भी सही है, मुहिर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद, ठीक। ये वैसे ये जो है ना विलियम एजे आर्कबॉल्ड, ये मुझे कहीं रिसोर्स में तो नहीं दिखे, ठीक। मैंने ये गूगल से देखा था इसका आंसर कि भाई इनके बारे में पढ़ा था, बट मेरे रिसोर्स में कहीं नहीं देखा था इनको। तो अब ये क्वेश्चन है कि भाई, अब इसमें एक लॉजिक ये है कि जैसे मान लो प्रचार थे, ठीक, इसमें भी प्रचार थे, चारों जगह प्रचार है, तो अब इसमें से एक ही कोई गलत होगा। अब वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल की बात है कि कैसे पहुँचोगे। स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, ठीक। रिसोर्स इसीलिए बोला जाता है लिमिटेड रखो। जब रिसोर्स लिमिटेड होगा ना तो उस रिसोर्स का रेपिटेशन बहुत बार हो जाता है, तो फिर उससे क्वेश्चन जब आएगा, स्टैंडर्ड रिसोर्स से जब क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करोगे तुम, ठीक है, वो सही करके आओगे। ये देखो स्पेक्ट्रम का ये भी क्वेश्चन, पाइका रिवॉल्ट किससे थे, जगबंधु विद्याधर महापात्रा। ए का 4 और किसी में है नहीं, सिर्फ ए में है, सीधे आंसर लगा दिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉलोइंग डेज एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक। तो पहले मैरीटाइम डे है, वर्ल्ड हेल्थ डे आएगा, फिर एथलेटिक्स डे आएगा, रेड क्रॉस डे आएगा, ठीक, 2 1 3 4। अब ये सब क्वेश्चन के लिए ना एक शीट बना लो, ठीक, उस पर लिख लो मेजर डेज, अमेंडमेंट्स मेजर लिख लो, फिर उनको रटो बैठ के याद कर लो। अब ये देखो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ठीक, ये फिल्म जगत की हैं लता दीनानाथ मंगेशकर। अब इधर ऑप्शन में फिल्म जगत से कौन है, अमिताभ बच्चन है, जो मैंने एग्ज़ाम हॉल में किया था, ठीक। तो C का 1, अब देखो C का 1 किस में है, 1 2 3 में,
ठीक, 3 में दिया हुआ है। अब आते हैं आर्यभट्ट अवार्ड। ठीक, आर्यभट्ट अवार्ड की बात करें अगर, तो ये जब न्यूज़ में ना डॉक्टर सुब्बा राव पावलूरी जो थे, पावलूरी थे, ये न्यूज़ में था उस टाइम पे। ठीक, इस पे जो है आर्टिकल आया था। मैं क्या है ना, मैं न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ता हूँ एक्चुअली। जब न्यूज़पेपर पढ़ो ना तो उसमें किसी न किसी पे अवार्ड पे जब कोई अच्छा वैसा कुछ होता है तो अवार्ड पे आर्टिकल वगैरह भी आ जाते हैं। तो ये मैंने वहाँ से पढ़ा था, तो मैंने ऑन द स्पॉट इसको वहाँ पे सही किया था। ठीक, अब ये देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, एकदम चूरन क्वेश्चन है कि नहीं है। विटामिन बी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। और बी का क्या है, 1, बी का 1 और किसी में है ही नहीं, सीधे आंसर मार दो। बी से बेरी बेरी, ठीक, सी से स्कर्वी। फिर देखो कह रहा है इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी फॉर एवरी स्टेट। ठीक, संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषी अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर, ठीक, गलत है। अ न्यू आर्टिकल 350B वॉज एडेड फॉर दिस बाय द 9th कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि ये था 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। तो नाइदर 1 नॉट 2, ये पॉलिटी है तो इसको सही करना है। कंकरेंट लिस्ट, ठीक, क्या इंक्लूड है, अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स और सक्सेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं है। ठीक, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सही है। शी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू एंटर इनटू हायर जुडिशरी, ये भी सही है। सी सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ केरला फ्रॉम 97 to 2001। अब देखो यहाँ पर भी इसने ना डेट स्पेसिफिक दे दिया है, ईयर स्पेसिफिक है, और यहाँ पर भी ये गलत है। ये मैं ट्रेंड ना पिछले 6 क्वेश्चन में देख चुका हूँ कि बहुत स्पेसिफिक अगर डेट दी है ना उसने स्टेटमेंट में तो वो गलत ही है क्वेश्चन। एक बार बनाऊँगा इस पर जो है एक PYQ एनालाइज करके एक कुछ लॉजिक वाला एक और निकालूंगा वीडियो, जिसमें देखूंगा कि कहाँ पे ये मैक्सिमम टाइम कर रहा है क्वेश्चंस को गलत और कहाँ पे सही कर रहा है। कुछ तो लॉजिक करता ही होगा ना। चलो, विद रेफरेंस टू नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, ठीक, पहली बात दोहा डेवलपमेंट एजेंडा था, ट्रिप्स एग्रीमेंट, ये इससे रिलेटेड है और इसकी कमिटमेंट्स क्या हैं, इंडिया रिट्रीट्स करता है। ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इसकी नोडल एजेंसी भी है जो IPR को रेगुलेट करती है इंडिया में, तो दोनों सही हैं। ठीक, अब ये देखो लोकल गवर्नेंस 73rd 74, आँख मूंद के आंसर करना है, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। 147 पता नहीं, इसमें ना ट्रिक नहीं लगा सकते हो, इसके लिए जाके फिर पूरी किताबें छानो किसने क्या लिखा था। ठीक, मैं तो नहीं करता हूँ भाई, मैं तो लीव कर देता हूँ। मेरा टारगेट उन क्वेश्चंस पे रहता है जो स्टेटमेंट में आए हैं, जो बेसिक वाले क्वेश्चन हैं उनको गलत नहीं करना है। इस टाइप का क्वेश्चन मान लो तुम कर भी लिए, कितनी तुम पढ़ोगे, किताब और लेखक कितने पढ़ते चले जाओगे, वो ख़त्म नहीं होंगे। आज दशरथ शर्मा दे दिया, अगली बार कोई और शर्मा दे देगा, तुम कहाँ तक पढ़ते रहोगे और कितना पढ़ोगे। लीव करो, आता है तो कर लो भाई, हो सकता है बहुत लोगों को आता हो, बहुत लोग रट रखे हों, तो अगर पता है तो रख लो, क्योंकि जो 1 लाइनर टाइप के लोग होते हैं ना उनके पास डेटा रहता है तो वो करके सही भी कर सकते हैं। ठीक, तुम्हें कट ऑफ क्लियर करनी है, कट ऑफ से 2-4 नंबर ज़्यादा ले आओ बस, बहुत है। मेंस असली जो तुम्हारा परीक्षा है ना वो मेंस में होती है, उसमें समझ में आता है कि क्या है। कुंवर सिंह लैंडलॉर्ड थे जगदीशपुर के, इन्होंने रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश इंडिया, बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। अरे जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह होते या कोई भी होते, अंग्रेज़ों का विरुद्ध विद्रोह तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अंग्रेज़ से ऐसा तो नहीं था, खुश थे। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, रिकॉग्नाइज द अडॉप्टेड सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई एज देयर हायर। सबको पता है रानी लक्ष्मीबाई दत्तक पुत्र था। ठीक, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी, उसको अंग्रेज मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, तो दूसरा स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत है। ठीक, गोद लिए हुए पुत्र को मान ही नहीं रहे थे। लूसेंट का क्वेश्चन है, 4 3 1 2। फिर कह रहा है बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फर्म एंड सेंट्रलाइज्ड ऑल अथॉरिटी इन हिज हैंड। बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था। अब देखो पहला सही है, बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया था और सत्ता को केंद्रित कर लिया था, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं सत्ता को सुदृढ़ बनाया था कि वह मंगोल के आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था। कोई भी अपने राज्य को सुरक्षित बनाता है तो सब बहुत सारे उसके डायमेंशन होते हैं, सिर्फ एक डायमेंशन नहीं होता। तो ये अजर्सन रीजन दोनों ठीक हैं, बट ये एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक, सिर्फ एक एंगल यहाँ पे लिखा कि भाई
उसने अपनी अथॉरिटी को सेंट्रलाइज किया, मजबूत बनाया। क्यों? क्योंकि मंगोल के आक्रमण से बचना चाहता था। बाकी और चीज़ें नहीं होती क्या, एक राजा अगर अपना प्रशासन मजबूत कर रहा है, बहुत सी चीज़ें होती ना, तो सिर्फ मंगोल वाला रीजन नहीं काफ़ी है इस स्टेटमेंट के लिए। तो सही दोनों हैं बट एक्सप्लेन नहीं करते। ठीक है, तो ये 150 क्वेश्चन हो गए। बाकी जो 50 क्वेश्चन बचे वो अगले वीडियो में, जहाँ पे किसी को कोई डाउट है कमेंट में पूछ लेना। ठीक, और अगला वीडियो जो है 50 क्वेश्चन का कंप्लीट करके फिर उसके बाद पीछे वाले पेपर पे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।